हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन. हाय students, how are you all? I hope you all are fine. Today we will start the chapter number 5 of class 11, states of matter. This is the lecture number 1. Today we will discuss intermolecular forces. इसमें सबसे पहला टॉपिक आता है आपका intermolecular forces. कौन कौन से टाइप के फोर्सेस होते हैं जिनसे बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर डिसाइड होती हैं या उनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. एज यू ऑल नो, 3 टाइप्स की स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है ना. इसमें इस चैप्टर में वैसे हमें सॉलिड नहीं पढ़ना, थोड़ा लिक्विड के बारे में पढ़ना है, थोड़ा गैस के बारे में पढ़ना है. लिक्विड वाला पोर्शन भी इस साल डिलीट हो गया है, वैसे हर साल होता है. तो मेनली आपको इस चैप्टर में गैस के बारे में ही पढ़ना है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्टिंग among the molecules of a substance that hold atoms of a molecule together are known as the intermolecular forces. force of attraction कौन से होते हैं? जो मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहे हैं एटम्स के बीच में, ताकि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो या एटम्स हैं आपस में बाइंड रहे हैं एक दूसरे से. दैट इज कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. कई टाइप के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं. नंबर 1, इट मे बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. नंबर 1, इट इज़ द डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन. सबसे पहले डाइपोल डाइपोल आ रहा है, नाम से ही क्लियर है जैसे ही. दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करेगा जिसमें डाइपोल्स बनते हों. जब भी डाइपोल मोमेंट उनका कुछ ना कुछ होगा. हैविंग परमानेंट डाइपोल्स. फॉर एग्जांपल इन HCl मॉलिक्यूल्स, HF भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HI भी हो सकता है. HF में लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए उसको स्किप कर सकते हैं. और कोई अदर मॉलिक्यूल हो सकता है, वहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं उसको. जैसे यहाँ पर HCl मॉलिक्यूल्स के बीच में हमने दिखाया हुआ है. HCl में आपको रिमाइंड करा दूं, जो क्लोरीन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वाइल द हाइड्रोजन एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो क्लोरीन की पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, वाइल द हाइड्रोजन एटम गेट्स द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, वाइल द हाइड्रोजन एटम गेट्स पार्शियल पॉजिटिव. एंड द अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू इज नोन एज द डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन. दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इंट्रैक्शन. सेकंड टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इज आयन डाइपोल इंट्रैक्शन. ये अब की बार नाम से क्लियर हो रहा है, जैसे एक आयन के बीच में लगेगा और एक डाइपोल के बीच में लगेगा. दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन एन आयन एंड ए डाइपोल. एक आयन होना चाहिए, एक डाइपोल होना चाहिए, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल्स होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन NaCl इज डिजोल्व इन H2O, जब आप NaCl को H2O में डिजोल्व करते हो तो वहाँ पर आयन डाइपोल इंट्रैक्शन होता है. कैसे होता है वो समझो. यहाँ पर हमने बीच में सेंटर में यहाँ दिखा दिया Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. अब वाटर के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज भी है, ऑक्सीजन के ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, वाइल द हाइड्रोजन एटम गेट्स द पार्शियल पॉजिटिव. तो जितने भी नेगेटिव आयंस हैं, यानी कि ऑक्सीजन आयंस, वो सारे के सारे वाटर सोडियम आयन के कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, वाटर वाले जो भी थे. इसी तरह से दूसरे केस में देखो तो आपका क्लोराइड आयन है, और क्लोराइड आयन नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए पार्शियल पॉजिटिव वाले सारे एटम उसके चारों तरफ सराउंडिंग में हो जाएंगे, जैसे कि हाइड्रोजन आयंस. क्लियर. This type of interaction is known as the ion dipole interaction. Now we are coming to the third type of interaction, which is called ion induced dipole interaction. इसका मतलब है एक आयन के बीच में लगेगा और एक इंड्यूस डाइपोल के बीच में लगना है इंट्रैक्शन. इंड्यूस डाइपोल जनरली वो होता है जो डाइपोल है नहीं, लेकिन वो आयन के कॉन्टैक्ट में आने से थोड़ी देर के लिए डाइपोल बन गया. अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल मे बी पोलराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन आयन नियर इट. कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो भी पोलराइज हो सकता है यदि कोई आयन उसके कॉन्टैक्ट में रहेगा. एंड द इंट्रैक्शन बिटवीन दैम इज नोन एज द आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन. ये डाइपोल वर्ड रह गया यहाँ पर, मिसिंग है, आप लिख लेना अपने आप. इट इज़ द आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन. जैसे फॉर एग्जांपल एक मैग्नेट का एग्जांपल ले लो आप, कि मैग्नेट जनरली जो होती है वो आपकी मैग्नेटाइज होती है. यदि मैं छोटा मोटा कोई आयरन का पीस उसके कॉन्टैक्ट में रखूँ और अच्छी तरह से रब कर दूँ तो उसमें भी थोड़ी देर के लिए मैग्नेट कैरेक्टर आ जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल द इंट्रैक्शन बिटवीन द नाइट्रेट आयन एंड द I2 मॉलिक्यूल. नाइट्रेट आयन देखो आपका नेगेटिव चार्ज आयन है, जबकि I2 आपका नॉन पोलर है. लेकिन जब आयन के कांटेक्ट में आएंगे तो उसके ऊपर भी कुछ चार्ज आ जाता है. जैसे सपोज करो फर्स्ट एटम पे, ये जो फर्स्ट एटम हमने बनाया हुआ है इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, जबकि दूसरे एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया. ठीक है ना. इस पे पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव. अब सपोज करो मैं आयोडाइड को इधर नाइट्राइट आयन को इधर लिख दूं, नाइट्रेट आयन को, तो उसमें चार्ज ही रिवर्स हो जाते हैं, क्योंकि पॉजिटिव का नेगेटिव से इंट्रैक्शन हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव में या पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होता है. फोर्थ टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल.
डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल मे ऑल्सो बी पोलराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल। एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो है पोलर को भी वो भी पोलराइज हो सकता है जब उसके कॉन्टैक्ट में कोई पोलर मॉलिक्यूल होगा, एंड इट बिकम्स इंड्यूस्ड डाइपोल। तो अब की बार इंट्रैक्शन क्या हो गया, इज नोन एज द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल HCl और नियोन। HCl तो देखो आपका पहले से ही पोलर मॉलिक्यूल है, नियोन आपका नॉन पोलर है, लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी पोलर के कॉन्टैक्ट में आने के बाद वो डाइपोल बन जाता है, इंड्यूस डाइपोल, थोड़ी देर के लिए। जैसे सपोज करो मैं कोई भी मॉलिक्यूल ले रहा हूँ AB, जिसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है। जबकि मैंने कोई AA मॉलिक्यूल लिया, उसका डाइपोल मोमेंट 0 है। अब जैसे ही इसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो उसके ऊपर चार्ज आना शुरू हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। अब देखो इसका भी डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो इंट्रैक्शन डेवलप हो गया, दैट इज कॉल्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। ये दूसरा तरीका है दिखाने का इसको। NCERT में ऐसे भी दिखाया हुआ है कि AB आपका कोई मॉलिक्यूल है और ये पोलर है, इसके कॉन्टैक्ट में नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ गया, या जैसे आपका हीलियम नियोन आर्गन गैसेस आ गई और नॉन पोलर है, जैसे इसके कॉन्टैक्ट में रहेगा तो थोड़ा सा ये भी पोलराइज्ड हो जाता है, एंड द इंट्रैक्शन बिटवीन दैम इज नोन एज द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंट्रैक्शन। Next is the London forces या dispersion forces. This type of interaction takes place between non-polar molecules. फॉर एग्जाम्पल H2, O2, N2 एट्सेट्रा, जितने भी नॉन पोलर हैं उनके बीच में काम करता है। अभी तक तो हम पोलर और नॉन पोलर ले रहे थे, अब की बार दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे, जैसे H2 H2 के बीच में, जैसे O2 O2 के बीच में, जैसे N2 N2 के बीच में, वो जो फोर्स काम करता है दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन फोर्सेस। अब नोबल गैसेज में भी हो सकता है, खाली जैसे हीलियम हीलियम एटम्स के बीच में हो जाए, नियोन नियोन में, तो वो सारे कहलाता है आपका डिस्पर्शन फोर्सेस। नेक्स्ट आपका टाइप का बॉन्ड आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आपने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में कर ही लिया था, और ये जनरली वहीं पर होता है जहाँ कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, जैसे फ़ोन होना चाहिए, आपको मैं दोबारा से याद दिला रहा हूँ, और वो हाइड्रोजन से कनेक्टेड होना चाहिए, तभी वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के चांस रहते हैं, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। जैसे वाटर में हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जैसे HF में हो जाती है, जैसे अमोनिया में हो जाती है। यदि आप लोगों ने मेरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप केमिकल बॉन्डिंग वाले वीडियोज़ में देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सारे मिल जाएंगे, इसीलिए देख लीजिएगा, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाएगा। अब जितने भी टाइप के इंट्रैक्शन हमने किए हैं उन सब में कैसे कैसे वीकनेस होती है या स्ट्रॉन्गनेस होती है, डिस्पर्सन फोर्सेस सबसे वीक होते हैं। उसके बाद आता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, फिर आता है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, और नेक्स्ट आता है आयन डाइपोल, और लास्ट में आता है डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। ठीक है, ये इनका ऑर्डर हो जाता है। नेक्स्ट इज़ द नोट लिखा है इनसे फोर्सेस से रिलेटेड हमने। नंबर 1, दीज फोर्सेस आर ऑलवेज इंट्रैक्टिव, सारे के सारे इंट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, कोई रिपल्शन यहाँ पर नहीं एग्जिस्ट करता। नंबर 2, द इंट्रैक्शन एनर्जी या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप बोल सकते हैं, इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 6th पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स। जितने ज़्यादा वो पार्टिकल्स क्लोज होंगे उतना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जितना ज़्यादा दूर होंगे उतना ज़्यादा वो और कम होता चला जाएगा। इट इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 6th पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स या रेडियस बिटवीन द पार्टिकल्स। नेक्स्ट इज द दीज पार्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट ओनली इन द शॉर्ट डिस्टेंस, जनरली शॉर्ट डिस्टेंस में ज़्यादा एप्लीकेबल हैं, लार्ज डिस्टेंसेस पे नहीं है, और शॉर्ट भी लगभग 500 पिकोमीटर होना चाहिए। नेक्स्ट, देयर मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द पार्टिकल्स। जो मैग्नीट्यूड है डिपेंड करता है कि पोलराइजेबिलिटी कितनी है, चार्ज कितना हुआ आया हुआ है एटम्स के ऊपर। पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट इज़ द गैसेस स्टेट। अब हमें गैसेस स्टेट के बारे में पढ़ना है, जो इस चैप्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़ना है हमें। द फिजिकल फॉर्म ऑफ द मैटर विच हैज़ नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज द गैस। जनरली हम गैस को ऐसे डिफाइन करते हैं, वो सब्सटेंस, वो शेप स्टेट्स की, वो फॉर्म ऑफ मैटर जिसमें आपका कोई डेफिनेट शेप ना हो, कोई डेफिनेट वॉल्यूम ना हो, तो उसको बोलते हैं हम गैसेस स्टेट। ठीक है ना, जिसमें बिल्कुल फिक्स हो जाएगा सब कुछ, वो सॉलिड हो जाता है, और जिसमें शेप फिक्स नहीं होती, वॉल्यूम फिक्स होता है, उसको हम लिक्विड बोलते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में चलें तो ओनली 11 एलिमेंट्स हैं वहाँ पर जो आपके गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडॉन, क्रिप्टन, जेनॉन, ये सब आपके गैसेस हैं। जैसे स्पेशली आप याद रख सकते हो पूरा का पूरा 18 ग्रुप, 17 ग्रुप में फ्लोरीन और क्लोरीन, 16 ग्रुप में ऑक्सीजन, 15 में नाइट्रोजन, और फर्स्ट ग्रुप में सिर्फ हाइड्रोजन। ओनली 11 एलिमेंट्स ही जनरली गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सारे सॉलिड होते हैं आपके।
प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस आपको पता ही है जनरली, पोजेसेस नेग्लिजिबल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इनके बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता। नेक्स्ट इज द हाईली कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल बहुत हाई होते हैं। नंबर थर्ड वेरी लो डेंसिटी होती है। नंबर फोर्थ इनफाइनाइट वॉल्यूम और शेप है, किसी जिस कंटेनर में डाल दोगे उसी का वॉल्यूम उसी का शेप वो गेन कर लेते हैं। मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं इनकी जनरली, जिनसे हम गैसेस को मेजर करते हैं। नंबर वन प्रेशर, नंबर टू टेम्परेचर, नंबर थ्री वॉल्यूम एंड नंबर फोर्थ इज़ द अमाउंट ऑफ द गैस। और आपको पता है अमाउंट ऑफ गैस जनरली हम मेजर करते हैं नंबर ऑफ मोल्स में, ठीक है ना। नेक्स्ट अब इसमें फर्स्ट हेडिंग हम ले रहे हैं प्रेशर। प्रेशर को जनरली आप जानते भी हैं, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पर यूनिट एरिया बाय द गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज द प्रेशर, और इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। पी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। ये हमारा एक एपरेटस है जिसको हम बैरोमीटर बोलते हैं, जिससे हम प्रेशर को मेजर करते हैं। नीचे की तरफ देखो हमने यहाँ पे मरकरी फिल किया हुआ है कंटेनर में, और ऊपर की एक तरफ ट्यूब होती है जिसमें 1 मीटर की लेंथ होती है, यानी कि 1 मीटर का मतलब हो गया 1000 mm। और जब भी नॉर्मल एटमॉस्फेयर में हम यदि रख दें उसको, तो ऑटोमेटिकली इस ट्यूब के अंदर 760 mm तक मरकरी राइज कर जाता है। तो हमें पता चल जाता है भाई 760 mm है तो इसका मतलब आपका 1 एटमॉस्फेयर ही है। वैसे जनरली हम प्रेशर को हाइट में मेजर नहीं करते, एटमॉस्फेयर की यूनिट्स होती हैं बार, पास्कल, एटमॉस्फेयर, यहाँ दी भी हुए हैं मैंने सब देख लो, बार है, प्रेशर है, एटमॉस्फेयर है, mmHg है। लेकिन क्या है कि mmHg में हाइट जनरली मेजर कर रहे हैं और वो यहाँ पर बैरोमीटर की रीडिंग आ रही है, इसकी वजह से कर रहे हैं। एक फिजिक्स में फॉर्मूला भी होता है, P इज इक्वल टू एच डी जी। एच होता है हाइट, डी होता है डेंसिटी, जी होता है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन जनरली हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया भाई 1 एटमॉस्फेयर होगा तो उसमें 760 mm ही होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जनरली 760 mm होता है, उसे 76 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो आप, या 760 टोर बोल सकते हैं। पास्कल आप जानती हो यूनिट होती है एक, वो पास्कल बेसिकली क्या होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। एक एटमॉस्फेयर जो होती है ये लार्ज यूनिट होती है और इसमें 101,325 पास्कल प्रेशर होता है, काफ़ी लार्ज यूनिट है यहाँ वहाँ पर। 1 बार जो होता है 10⁵ पास्कल के इक्वल है। 1 एटमॉस्फेयर जो होता है बेसिकली अभी हमने लिखा था 101,325, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1.01325 इंटू 10⁵, और 10⁵ जो होता है बार के इक्वल होता है, तो 1.01325 बार बन जाएगा। और एक बार की यदि वैल्यू निकालते हैं तो आती है 0.987 एटमॉस्फेयर। तो ये सारी इंटर कन्वर्जन है जो आपको याद रखना है, और ये सारी न्यूमेरिकल्स में यूज़ होनी है वैल्यूज़। नेक्स्ट इज द वॉल्यूम। द टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द गैस इज कॉल्ड एज द वॉल्यूम ऑफ द गैस। एंड 1 लीटर आपको पता ही है 1000 ml है, 10⁻³ भी लिख सकते हैं, और 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो 1 लीटर में 1000 ml है, उसी को हम 1 डेसीमीटर क्यूब भी बोलते हैं, क्योंकि 1 डेसीमीटर में 10 ml होते हैं, तो उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं 1000 करेंगे तो 1 डेसीमीटर क्यूब बन जाएगा ये, ठीक है ना। और 1 मीटर क्यूब में 10⁻³ मीटर क्यूब है, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब है, और उसे 1000 ml बोल देते हैं, या 10⁻³ लीटर भी बोल देते हैं। ये सब याद रखनी है क्योंकि ये यूनिट्स आपको जरूरत पड़ेंगी। नेक्स्ट इज द टेम्परेचर। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी इज नोन एज द टेम्परेचर। और ऐसा यूनिट जनरली जो टेम्परेचर की होती है केल्विन होती है। सेल्सियस भी एक स्केल है, फ़ारेनहाइट भी स्केल है। सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो आपको पता ही है 273.15 ऐड करते हैं, केल्विन में टेम्परेचर चेंज हो जाता है। नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ द गैस। द अमाउंट ऑफ गैस आपको पता ही है, जो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करते हैं वो कैसे करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये सारे फॉर्मूले हैं, याद रखिएगा, फर्स्ट चैप्टर में आपने किए थे वैसे, लेकिन फिर भी भूल गए हो तो इस रिवाइज कर लो क्योंकि इस चैप्टर में हमें ज़रूरत पड़नी है। अब आता है हमारे गैस लॉज। गैस लॉज में सबसे पहला आपका आ रहा है बॉयल्स लॉ। इसमें क्या है, द अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ध्यान देना इस वर्ड पे, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जब भी हम बोलेंगे तो बॉयल्स लॉ अप्लाई होगा। द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। जो वॉल्यूम होता है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर के, यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। देयरफॉर V इज इक्वल टू K अपॉन P। जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आप रिमूव करते हो तो K आ जाता है, ये बन गया PV इज इक्वल टू K, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, वेयर K इज द कांस्टेंट नोन एज द बॉयल्स कांस्टेंट। अब यदि मैं इनिशियल कंडीशन में लिखता हूँ तो ये लिखा जाएगा P1 V1 इज इक्वल टू K, ठीक है ना। इसको सपोज करो हमने इक्वेशन 1 कह दिया। अब इसी तरह से हम फाइनल कंडीशन में लिखते हैं तो ये लिखा जाएगा P2 V2 इज इक्वल टू K। अब इन दोनों के हिसाब से देखो, सॉरी, तो सेकंड इक्वेशन में यदि हम फाइनली लिखते हैं तो क्या बन जाएगा P2 V2 इज इक्वल टू K।
और दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दें तो ये आपका बन जाता है P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो इसके हिसाब से देखो आप, तो ये फाइनल फॉर्मूला आपका बन गया P1V1 इज इक्वल टू P2V2, है ना। अब ये जब भी न्यूमेरिकल्स होंगे तो आपको यही यूज़ करना है, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। अब इसके कुछ ग्राफ्स हम प्लॉट करते हैं। देखो ग्राफ में क्या बनना है, ज़रा ध्यान से समझो। यदि कभी भी दो क्वांटिटीज़ आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं तो उनका ग्राफ ये आता है कर्व शेप में, जैसे हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। यदि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे तो आता है स्ट्रेट लाइन। अब जैसे हम प्रेशर में और 1/V में ग्राफ प्लॉट करें, इधर हमने 1/V लिखा हुआ है ये, तो इन दोनों के ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाएंगे। टेम्परेचर अलग अलग रखे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, कोई सा भी फिक्स रखा जा सकता है। अभी ऊपर आया था PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यदि मैं PV में और प्रेशर में ग्राफ बनाता हूँ तो ये आपका आएगा पैरेलल। then graph between the P and V at constant temperature is known as the isotherm। और जो हमने PV के ग्राफ बनाए हैं at constant temperature उसको बोलते हैं आइसोथर्म। आइसो मतलब होता है सेम, थर्म मीन्स होता है टेम्परेचर। नेक्स्ट लॉ इज द चार्ल्स लॉ। आपका सेकंड लॉ आ रहा है चार्ल्स लॉ। According to this law, at constant pressure, the volume of a given mass of a gas is directly proportional to the temperature। और ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, यानी कि केल्विन में, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा यहाँ पर T, और V इज इक्वल टू KT लिख सकते हैं आप। जैसे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक K आ जाता है कांस्टेंट, तो V/T आपका बन गया कांस्टेंट। अब K कांस्टेंट है, उसको चार्ल्स कांस्टेंट बोल सकते हैं। इनिशियली हम लिखें पहले की तरह से, तो V1/T1 इज इक्वल टू K, फाइनली V2/T2 इज इक्वल टू K, एंड दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपका आ जाएगा फाइनली V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ग्राफ प्लॉट करते हैं, आपकी बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज़ हैं तो स्ट्रेट ग्राफ जाएगा। इस तरह के ग्राफ को बोलते हैं आइसो बार। आइसो मीन्स सेम, बार मीन्स प्रेशर की यूनिट। ऐसा ग्राफ जिसमें आपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा हुआ है। एंड -273 इज़ द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर, क्योंकि इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम जो होता है गैस का जीरो हो जाता है। एक NCERT का क्वेश्चन भी है तो उसमें पूछ रखा है कि -273 को हम लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज एट दिस टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम जीरो। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग है ये चीज़। नेक्स्ट इज द प्रेशर टेम्परेचर लॉ या गैलुसैक लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द at constant volume the pressure of a given mass of a gas is directly proportional to its temperature। और ये भी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, इन केल्विन है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रहेगा, P इज इक्वल टू KT, और P/T इज इक्वल टू K। K कांस्टेंट है। इनिशियली आप लिखोगे तो पहले की तरह से P1/T1 इज इक्वल टू K। सिमिलरली हम फाइनली कंडीशन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये आपका आ जाएगा ये P2/T2 इज इक्वल टू K, और इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास फाइनल बन जाता है P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। ग्राफ की बात करें, ग्राफ रिप्रेजेंट करोगे तो बिल्कुल सेम आएगा। P और T का ग्राफ बनाते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो ये स्ट्रेट लाइन आता है। अलग अलग टेम्परेचर पे वॉल्यूम्स पे बनाओगे तो ये इस तरह के ग्राफ आएंगे। V1 लेस है, V2 ग्रेटर होता है, फिर V3 और ग्रेटर, V4 और ग्रेटर है। और इस तरह के ग्राफ को बोलते हैं हम आइसोकोर। आइसो मीन्स होता है सेम, कोर होता है आपका वॉल्यूम। नेक्स्ट इज द फोर्थ एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रो लॉ में क्या आता है, जैसे फर्स्ट चैप्टर में था सेम है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे, सेम प्रेशर पे आप यदि फाइंड करते हो तो जितनी भी गैसेस होंगी सब में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि सबके नंबर ऑफ मोल सेम हो जाएंगे। देयरफॉर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। इसका जरूरत नहीं है फाइनल फॉर्मूला बनाने की, सिंपल याद रखिए। एक नोट और अच्छे से याद रखना है जिसको हम बार बार यूज़ करेंगे, एट STP। STP की फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। हल्का सा इसका जिक्र फर्स्ट चैप्टर में भी आया था। प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम होता है आपका 22.4 लीटर, टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, और मोल हो गए प्रेशर के N हो गए 1 मोल गैस के। यदि आप प्रेशर को लेते हो यहाँ पे 1 बार तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो जाता है 22.7 लीटर हो जाता है। टेम्परेचर सेम रहेगा, N सेम रहेगा। ये आपको हम आगे फाइंड भी करके दिखाएंगे कि 22.4 या 22.7 कैसा रहा, कैसे आया फाइंड, ठीक है ना। ओके बच्चों, थैंक यू। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखो, समझो इसको, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कैसी लगी आपको। और मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जितने भी नए वीडियो हों आपको मिल सकें, उनका अपडेट आपको मिलेगा, आप उनको भी देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।